नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, मैं एच.एस. शंकर उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए 6 to 8 का 2014 का टेट का पेपर मैथ का सॉल्व कराने के लिए आया हूं। और आप लोग जहां तक जानते हैं कि साइंस कैटेगरी में 60 क्वेश्चन साइंस और मैथ के आते हैं और उस साइंस मैथ में कभी 30 क्वेश्चन से प्लस मैथ का आ जाता है, कभी 30 क्वेश्चन से प्लस साइंस का आ जाता है। तो आज 2014 के सेट में मैथ के 25 क्वेश्चन हैं जिसको मैं सॉल्व कराने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। और आप लोग अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2011 से लेकर और 2021 तक टेट के लगभग 250 से 300 क्वेश्चन आपको केवल मैथ के मिलेंगे, जिसमें से केवल आप लोगों को चाहिए 30 क्वेश्चन। और वो 30 क्वेश्चन अगर आप लोग पूरे सॉल्व कर लेते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, आप लोग अगर रेगुलर क्लास में रहेंगे तो ये 30 क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि कितना सरल भाषा में हो जाएगा। खासकर तो हमारे वो साथी टेट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेशित किया है कि 2 साल के अंदर में जितने 2011 से पहले शिक्षक साथी हैं उनको टेट पास करना अनिवार्य है, प्राइमरी हो या जूनियर। उनके लिए इतना आसान भाषा में मैं करने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि मैं अपनी पढ़ाई प्रैक्टिस से हट गया हूं। अब आप लोगों को मैं लेके चलता हूं कि 2014 के सभी लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के रेडी रहें, हमारे साथ साथ लगाएं अगर आ रहा है तो, और अगर नहीं आ रहा है तो एकदम चिंता की जरूरत नहीं है, मैं वहां हूं आप लोगों के साथ। अब आप लोग देखिए कि वो काम आपका हो रहा आसानी से कि नहीं हो रहा है। और इसके बाद आप लोगों को अगर लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग डिमांड करेंगे तो उसकी हम स्पेशल वीडियो भी बना करके देंगे। आते हैं अब क्वेश्चन पर। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब इसका परिमाप है। अब परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं। अब आप लोग केवल ध्यान में रखेंगे कि परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग, पेरीमीटर का मतलब द सम ऑफ ऑल साइड। अब जरा देखा जाए कि द सम ऑफ ऑल साइड कैसे करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिख लीजिए आप लोग, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 A स्क्वायर, जहां A समबाहु त्रिभुज की भुजा, जहां A क्या है, जहां A समबाहु त्रिभुज की भुजा आप लोग अपने शब्दों में भी लिख लेंगे, इसको कहीं ब्रेक नहीं करना। अब चलिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा, इसी में हो सकता है कि 2014 में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और उसी के माध्यम से पूछ ले कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई के लिए फार्मूला होता है समबाहु, और सब पूरा का पूरा ये समबाहु त्रिभुज पे चल रहा है भाई, हम लिखें या ना लिखें लेकिन आप लोग ये जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज के लिए बात चल रही। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर A√3/2, जहां A क्या है, भुजा। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। अब आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया गया था 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, √3 से √3 कैंसिल हो गया,
और 16 में 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो क्या बनेगा भाई? 64। क्या बनेगा? 64। और जिसका मान निकालना है, अगर वो स्क्वायर में है तो हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं और रिजल्ट आ जाएगा 8। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई प्यारे साथियों? 8। और परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। तो 8 8 16 8 तिरिक। अब एक नंबर लेके आराम से मुस्कुराइए आप लोग। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई, सांख्यिकी आ गया। सांख्यिकी आप लोग पढ़े भी हैं और देखते ही प्रश्न सबको उत्तर भी आ गया होगा। सब साइंस के विद्यार्थी हैं। बायो वालों के लिए थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन मैथ वाले तो इसका आंसर कर चुके होंगे। कितना आंसर आ गया? हमारे साथ साथ आप लोग भी करते रहिए, अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे और जहां नहीं आ रहा है वो भी समझ जाएंगे। यहां पूछा गया बहुलक। बहुलक का मतलब इंग्लिश में इसको मोड बोलते हैं। जो विद्यार्थियों की समस्या है वो समझ लें, मोड इसे कहते हैं। मीन, मीडियन, मोड। तो मीन के बारे में हम आप लोग कहेंगे तो वीडियो बना देंगे, लेकिन यहां पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। तो मोड का मतलब हो गया कि जो संख्या सबसे अधिक बार आई है उसे हम बहुलक कहते हैं। 29, 25, 38, 22, 38, 25, 38, 39 का बहुलक पूछा गया है। तो सबसे अधिक बार संख्या कौन सी आई? 38, 1, 2, 3। इस देख लीजिए भाई। तो बहुलक क्या बन गया आप लोगों का? 38 हो गया। बहुलक क्या हो गया? 38। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए भाई आप लोग। अब देखिए जरा कि इसमें आप लोगों को ए का मान निकालना है। इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन तो ये फिक्स है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखिए भाई। जितने आप लोग साइंस वाले विद्यार्थी हैं इसको इंपॉर्टेंट रखिए। हो सकता है कि यहां आप लोगों को ए का मान पूछा है, अगले क्वेश्चन में पूछा जाए इसी तरीके से देकर ए की वैल्यू दी रहेगी। ये यहां जहां ए है वहां पर कोई मान दिया रहेगा और उसमें आप लोगों को फाइंड करना रहेगा कि उसका शेष फल क्या होगा। तो आप लोग जो गुणनखंड यहां दिया गया x+1, तो x+1 अगर दिया गया है तो x+1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। अब इस पूरे समीकरण में आप लोग -1 रखेंगे। 2x³ + 3x² -ax + 3a -7 बराबर क्या रखेंगे? 19 रखेंगे। और यहां पर आप लोग वैल्यू रखेंगे -1 की पावर 4 -2 -1 का क्यूब +3 -1 का होल स्क्वायर -a ब्रैकेट में -1 + 3a -7 = आ जाएगा 19। अब इस केस में क्या करेंगे भाई आप लोग? वही बात कि हमने बोला था नंबर सिस्टम में आप लोगों को कि यदि आधार -1 हो और घातें हमारी सम संख्या हो। सम संख्या क्या होती हैं? जो संख्या 2 से पूरा का पूरा विभाज्य हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम क्या है? जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो जिसका आधार -1 और घातें सम संख्या हो उसका मान +1 आता है, और जिसका आधार -1 हो और घातें विषम संख्या हो तो उसका मान -1 आता है। तो चलिए भाई सॉल्व किया जाए। यहाँ घातें सम संख्या है तो रिजल्ट आएगा +1। यहां आपको घातें विषम संख्या है तो इसका मान आएगा -1, और यहां घातें सम संख्या है तो इसका मान आएगा +1। माइनस में माइनस से गुणा करेंगे आप लोग। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, अभी आगे हम नोट करा देते हैं। इसका मतलब होता है +a, यहां हो गया +3 -7 = 19। कितना आ गया? 19। अब यहां ये कैसे आ गया, थोड़ा ये चीज नोट कर लीजिए आप लोग कि समान चिन्हों का गुणनफल प्लस होता है। समान चिन्हों का गुणनफल प्लस होता है और विपरीत चिन्हों का गुणनफल माइनस होता है, ऋण होता है। ऋण में अगर प्लस से गुणा करेंगे तो ऋण,
और प्लस में अगर ऋण से गुणा करेंगे तो ऋण आएगा। अब चलिए, अब इसको अगर सॉल्व करना है आप लोगों को तो आगे बढ़िए। 1 + 2, क्योंकि -2 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, +2। अब यहां +3 में 1 से गुणा करेंगे +3। यहां आप लोग सॉल्व करेंगे +a + 3a - 7 = 19। ऐसे अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप लोग तो क्या करेंगे भाई, 2 1 3 और 3 6 हो गया, प्लस देखिए भाई यहां 1a है और ये 3a है, मिल करके कितने हो जाएंगे, 4a। तो आप लोग लिखेंगे +4a - 7 = 19। तो अब आप लोग 7 में से 6 घटा देंगे, क्योंकि यहां चिन्ह है प्लस की और यहां चिन्ह क्या है, ऋण का। तो इसका मतलब है कि बड़ा कौन सा चिन्ह है, ऋण। तो ऋण में से अगर प्लस को घटाएंगे तो चिन्ह क्या लगाएंगे, ऋण का लगाएंगे। तो ऋण 7 में से +6 अगर घटाएंगे तो -1। तो आप लोग यहां लिखेंगे -1 + 4a = 19। तो आप पक्षांतर करेंगे, अंक को एक तरफ और अक्षर को एक तरफ। अब ये -1 इस साइड में अगर आएगा तो +1 हो जाएगा, 19 + 1 4a = 20 हो जाएगा, और a का मान आएगा 20/4 का मतलब 5, और 5 ऑप्शन में दिख रहा था भाई। आराम से 1 नंबर आपको मिल गया, 1 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए भाई, रेखा गणित आ गया। रेखा गणित प्राइमरी में भी आएगा 5 नंबर, और जूनियर में भी 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को कम से कम। अब 5 से 7 नंबर के लिए जरा चलते हैं हम लोग। ये चित्र देख रहे हैं आप लोग, दिया गया है ये साइन भाई, देखिए तो जरा एल, ये वाली अगर लाइन है कहीं पर मैथ में, इसको बोलते हैं समांतर। कि दो रेखा अगर समांतर है और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कि इनके अल्टरनेट्स एंगल आर इक्वल। इसको एकांतर कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, एकांतर, अल्टरनेट्स एंगल आर इक्वल। और अगर ये तो पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन ये है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। समांतर रेखा होने पर एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब अगली कंडीशन पे चलते हैं, इनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कौन से होते हैं भाई, एक अंदर वाला कोण एक बाहर वाला, इसको संगत कोण बोलते हैं। और तीसरी कंडीशन इनकी है, ये जब आप लोग रेखा गणित वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आप लोगों को डिटेल में मिलेगा कि हमने कैसे पढ़ाया है इसको। अब यहाँ पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो थोड़ा शॉर्टकट चल रहे हैं भाई। अब यहां दिया गया था कि दो रेखाएं अगर समांतर हैं, कोई तिर्यक रेखा परिच्छेद करती है तो इनके अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए भाई, अब यहां देखिए जरा, ये कह रहे हैं एल और एम समांतर। इसका मतलब ये रेखा पूरी तिर्यक रेखा हो गई, या ये रेखा तिर्यक रेखा हो गई। तो इसका मतलब अगर ये 80 बन रहा तो ये भी 80 बनेगा। एकांतर कोण बराबर होते हैं। कौन से कोण बराबर होते हैं, एकांतर। कब, जब दो समांतर रेखाएं हैं। अब जरा देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है भाई। समांतर रेखाएं हमेशा स्ट्रेट लाइन होती हैं। कैसी होती हैं, सरल रेखा होती है। और सरल रेखा पर बने कोण कितने डिग्री के होते हैं, 180 अंश। कितने अंश, 180 अंश। तो 60 अंश x अंश प्लस 80 अंश बराबर 180 अंश, बराबर कितने अंश के, 180 अंश के। चलिए भाई, अब सॉल्व किया जाए। अब यहां 8 और 6 कितना हो गया, 140 अंश बराबर 180। और 180 में से अगर 140 आप लोग माइनस करेंगे तो कितने डिग्री का बन जाएगा, 40 अंश। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है भाई 40 अंश, सी ऑप्शन। क्लिक करके आराम से मुस्कुराइए 1 नंबर लेकर आप लोग। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग।
चलिए भाई, अब जरा देखा जाए भाई इसमें सर्कल से संबंधित थ्योरम। तो सर्कल से संबंधित जो है, वृत्त से संबंधित थ्योरम भी पढ़ा चुके हैं आप लोग। जरा देखिए अब यहां पर क्या चल रहा है भाई। वृत्त में हमने बताया था कि वृत्त के केंद्र से परिधि की बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ओ ए और ओ बी त्रिज्या है। ओ ए और ओ बी क्या है, एक त्रिज्या है। ठीक, अब चलिए भाई आगे सॉल्व किया जाए इसमें। ओ ए और ओ बी एक त्रिज्या है, तो उस केस में कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि भाई अगर ओ ए और ओ बी त्रिज्या है वृत्त की, तो ये कोण बराबर ये कोण, ये भी 40 अंश हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये 40 अंश, तो ये 40 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितने डिग्री के, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब चलिए भाई, इसका मान रखेंगे आप लोग 40 अंश, इसका मान रखेंगे 40 अंश, और इसका मान रखेंगे x अंश बराबर 180। तो अब आप लोग x बराबर करेंगे 180 माइनस 40, 40 80 इधर लाके घटा देंगे, तो x बराबर कितने डिग्री हो गया, 100। ये इतना कोण बन गया 100 अंश का। कितने अंश का, 100। अब एक थ्योरम आप लोग पढ़े हैं वृत्त में, क्या नोट कर लीजिए अभी। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर ये कोण, इस कोण का हमेशा दूना होता है। तो नोट कर लीजिए, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है भाई, दूना होता है। तो ये 100 है, तो ये कितने डिग्री बन जाएगा, 50। देखिए भाई एकदम सामने दिख रहा है आप लोगों को, 50 अंश। आसान भी हो जाएगा आप लोगों को, और आप लोग आगे भी बढ़ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। चलिए भाई अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलिए आप लोग। अब यहां पूछा है भुज। अब है बहुत आसान, लेकिन जो अगर पढ़े नहीं है तो प्यारे लगा नहीं पाएंगे, इतना जान लीजिए आप, क्योंकि उसको पता है कि कहां से। ऐसा नहीं कि टेट का पेपर बहुत टफ आएगा। टेट का पेपर या सी टेट का केवल आपको बेसिक नॉलेज, बेस का मतलब ढंग से हो, क्योंकि भाई आप शिक्षक हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाना है। तो विद्यार्थियों के ऊट पटांग क्वेश्चन का आंसर जब आप सरल भाषा में देंगे तभी, तो इसका मतलब है कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब यहां इन्होंने पूछ लिया भुज। अब दिमाग काम करना बंद हो गया कि भुज क्या है। साइंस वाले हैं भले, लेकिन अब प्रैक्टिस से छूट गए हैं। मैथ वाले थोड़ा पकड़ भी सकते हैं कि भुज क्या है, दिमाग में आ गया तो। अब भुज और कोट, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, चाहे वो बायो का विद्यार्थी हो चाहे मैथ का हो, सभी लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे। निर्देशांक ज्यामिति, तो उसमें आप लोग पढ़े हैं, ये दो बिंदु होते हैं। अब देखिए भाई, ये प्रश्न ये पूछा गया, लेकिन आपके यहां कुछ अभी और पूछ लिया जाएगा। 25 वाला 26 वाला जो पेपर होगा, तो उसमें क्या करेंगे, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसको कहते हैं वाई एक्सिस, और इसको कहते हैं मूल बिंदु ऑरिजिन। अब चलिए, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। चतुर्थांश जिसे हिंदी में बोलते हैं आप लोग, और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, प्लस और प्लस होता है, प्लस और प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, माइनस और प्लस होता है, प्लस और माइनस होता, माइनस और प्लस होता है सेकंड में।
थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस और माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है। इसका मतलब क्या होता है जरा ये जानिए। ये जो पहला वाला बिंदु है इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का बिंदु है भाई, एक्स अक्ष जिसे बोलते हैं। और ये वाला जो पॉइंट होता है इसे वाई अक्ष का बिंदु कहते हैं। जैसे अगर कोई कह दे कि 2 और 3 किस क्वाड्रेंट में है, या इसमें भुज क्या है और कोटि क्या है, तो ये जो होता पहला वाला पॉइंट इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। यहां भुज पूछा, हो सकता वहां पूछ ले अक्ष कि एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु है 2, और वाई अक्ष पर कौन सा बिंदु है 3। इसी एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज। तो यहां हमारा भुज क्या है -2। अगर इसी में पूछ लेता अब 2026 में कि कोट क्या है, तो कोट अब नहीं पूछेगा, हो सकता कि पूछ ले कि वाई अक्ष पे कौन सा बिंदु है। तो पहला वाला जो बिंदु होता है वो एक्स अक्ष, और जो दूसरा वाला बिंदु है वो वाई अक्ष। सबको समझ में आ गया, बोलिए प्यारे साथियों। अब देखिए भाई इसमें आगे हम लोग चलते हैं। अब इसमें आप लोगों को ये कभी कभी दिया जाएगा -3 और 5, ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ध्यान में रखे रहिए आप लोग। -3 और 5 किस चतुर्थांश में है, -3 और 5, मतलब एक्स वाला माइनस में हो और वाई वाली वैल्यू प्लस में हो। अब देखिए माइनस प्लस कैसे जानते हैं, अगर दाएं जाते हैं हम मूल बिंदु के तो प्लस में होगा, मूल बिंदु के ऊपर जाते हैं तो प्लस होगा, अगर मूल बिंदु के बाएं जाएंगे तो माइनस, और मूल बिंदु के अगर हम नीचे जाते हैं तब भी माइनस। तो अब -3 5 मतलब पहला वाला माइनस और दूसरा वाला क्या प्लस। अब देखिए ये हमारा है वाई डैश एक्स डैश और ये है वाई डैश, तो एक्स डैश की वैल्यू क्या आएगी यहां पर माइनस, क्योंकि मूल बिंदु के बाईं ओर आप लोग आ गए, ठीक है ना। और देखिए भाई ये प्लस है तो ये वाई अब इसमें ऊपर जाएगा, तो ऊपर का मतलब यहां वाई की वैल्यू क्या आ गई है प्लस आ गई। तो यहां आप लोगों को अगर कोई पूछे, किसी कोई डाउट है, अगर डाउट होगा तो अपने कमेंट में आप लोग लिखेंगे कि क्या समस्या है, तो फिर हम उसको और डिटेल में बता देंगे, अलग से एक वीडियो बना के दे देंगे, आप लोगों को समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। चलिए भाई आ गया नंबर सिस्टम, आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, नंबर सिस्टम में आ गया डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब आप लोग अब देखिए भाई जूनियर के हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ रहेगा, अगर यही प्राइमरी में पूछ लिया जाता 2 से विभाज्य होने वाली, 3 से विभाज्य होने वाली, 4 से विभाज्य होने वाली। अब आपसे वो पूछा गया जो आप नहीं जान रहे हैं, क्या 80 से। अब 2 से विभाज्य होने का रूल जानते हैं आप लोग, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। और 3 का रूल जानते हैं, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। 4 का रूल आप लोग जानते हैं, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए वो संख्या 4 से पूरा का पूरा विभाज्य हो जाती है। 5 का रूल जानते हैं, जिन संख्या के अंत में 0 अथवा 5 हो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। अब यहां से टेक्निकल हमने आप लोगों को समझाया था क्लास में, कैसे कि जो संख्या 6 के लिए अगर कहा जाए तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वो संख्या 6 से हो जाएगी। 7 हमने बताया स्किप करना। 8 के लिए क्या रूल बताया था, जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंक 8 के पहाड़े में आए वो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। 9 के लिए हमने बताया था, जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए, 3 जैसा वहां है, एकदम को रिलेट कर सकते हैं आप लोग। तो वहां बताया था जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए, और यहां 9 के लिए जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए वो संख्या 9 से पूरा का पूरा विभाज्य हो जाती है। अब देखिए भाई, अब यहां दे दिया गया 80। 80 के लिए हमको 2 गुणनखंड होने चाहिए, 8 गुणे 10। अब इसका मतलब है 10 से भी विभाज्य हो और 8 से भी हो। 10 का रूल आप लोग जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 हो
वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 10 से। तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया, b की जगह पर क्या रखेंगे भाई? 0। b का मान क्या रखना है? 0 के आगे कुछ भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 80 से इन्होंने कहा विभाज्य होने के लिए। अब चलिए, अब आपके पास नंबर है 2, 3, 5, 8, 3, a 0, ये बन गया। अब डिवाइड बाई किससे कहा था इन्होंने? 80 से। तो 8 गुणे क्या लिखेंगे? 10। अब ये 0 से 0 भाई कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपके पास? 803a। अब देखिए भाई, 8 का रूल आप लोग जानते हैं कि जिन संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाए, वो संख्या 8 से पूरा का पूरा क्या होती है? विभाज्य हो जाती है। चलिए जरा देखा जाए तो 8, 3, 0 रखेंगे तो भाई 8 से नहीं कटेगा, लेकिन अगर हम लोग 2 रख दें तो 8 एक कम 8 कट गया। अगर अब a की जगह पर आप लोग 2 रख दें, क्या रख दें? 2, तो 32 हो गया। अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, चेक कर लीजिए। 832 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, यहां 3 हो गया 0, 2, 8 चौक 32। देखिए भाई, अब पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि b की जगह पर क्या मान रखना था? 0, और a का मान क्या रखना था? 2। तो अब यहां आप लोग a की जगह पर रखिए 2 और b की जगह क्या रखिए? 0। ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। अब ये मिले या ना मिले, लेकिन इस टाइप के प्रश्न अंक बदल के दिए जा सकते हैं, तो आप लोग सतर्क रहेंगे इसको लेकर के। अब देखिए, तो 2 में से 0 घटा देंगे, क्या आया? 2। भाई जब a और b की वैल्यू आ गई तो आप लोग आगे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। अब चलिए भाई, अब यहां इन्होंने दिया है, यहां भी वृत्त से। देखिए भाई, वृत्त चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्त और त्रिभुज इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग उसकी वीडियो अलग से देख लीजिएगा, तभी काम चलेगा। और अगर आप लोगों की डिमांड होगी और कि उसको अलग से भी बना दिया जाए अपडेट करके थोड़ा सरल भाषा में, तो वो भी दे दी जाएगी, आप लोगों के पास वीडियो पहुंच जाएगी। अब देखिए जरा, ये चित्र देखिए भाई, कोण OCB का मान बताना था। किसका मान बताना है? कोण OCB, OCB, ये मान बताना आप लोगों को। अब देखिए भाई, कोण OCB का मान बताना है। यहां भी अब वही वाला रूल लगाना है। अब देखिए तो जरा भाई, ये है आपका, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि OB बराबर किसके? OC के। OB बराबर OC। क्यों? वृत्त की त्रिज्या। क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिध की बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं भाई? जीवा कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से और परिध के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए भाई, ये 100 डिग्री है, ये परिध पर बना कोण है, और ये आपका क्या बन जाएगा? केंद्र पर बना कोण हो जाएगा। तो ये 100 का 2 गुना क्या बनेगा? 200। अभी अभी हमने सिखाया कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का क्या होता है? दूना होता है। तो ये 100 अगर है तो ये परिध पर बना कोण है, ये केंद्र पर 200। अब चलिए, किसी बिंदु पर स्थित कोण कितने डिग्री का होता है? 360। कितने डिग्री का? 360। तो ये इतना 200 हो गया, तो ये कितना बनेगा भाई? 160 हो गया। कितना डिग्री हो गया? 160। तो 160 डिग्री का अगर ये कोण हो गया, तो इसका मतलब है कि अब ये और ये कोण मिलकर के कितने डिग्री होने चाहिए? 20। और क्योंकि किसी, अब लिखेंगे त्रिभुज AOC में क्या लिखेंगे? कोण OBC प्लस कोण OCB प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। 180 अंश। अब यहां आपको दिया गया है x प्लस x, आप लोगों ने लेट कर लिया, प्लस आप लोगों को मालूम 160 बराबर 180,
और यहाँ 2x बराबर 180 में से 160 घटाएंगे तो बचेगा 2x बराबर 20 डिग्री के, और x बराबर आ गया आपके पास 10 डिग्री। तो 10 वाला ऑप्शन भाई ये आपका क्लिक कर लीजिए, 10 डिग्री हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट चलिए भाई यहां देखिए, अब ये आ गया भाई मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, इससे ज्यादा आप लोगों को मिलेगा नहीं मेंसुरेशन से। अब चलते हैं उस पर, देखा जाए कि मेंसुरेशन में कैसे काम किया जाए। पानी से भरे एक खुले शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और शीर्ष की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शीशे की कुछ गोलियां बर्तन में डाली जाती हैं जिससे बर्तन का 1/4 पानी बह जाता है। शीशे की प्रत्येक गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। बर्तन में डाले गई गोलियों की संख्या। भाई इस तरीके के क्वेश्चन भी मिलते हैं बहुत। अब देखिए पहले बर्तन कैसा भाई, शंक्वाकार। इसकी हाइट कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए भाई इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे इस बर्तन में पानी ऐसे भरा हुआ है लबालब पूरा। अब इसमें छोटी छोटी गोलियां डाली जा रही हैं। भाई अगर कोई बर्तन पानी से भरा हुआ है और छोटी छोटी गोलियां डालेंगे तो पानी बाहर जाएगा। अब ये कह रहे हैं पानी गिर रहा है बाहर। अब बाहर जो पानी गिर रहा है छोटी छोटी गोलियों डालने पर, तो पानी कितना गिर जा रहा है, पूरे बर्तन से 1/4 भाग गिर जाता है। तो इसका मतलब जितना आयतन है, जितना आयतन शंकु का है, उसमें अगर हम एक गोले के आयतन से भाग दे दें तो हमको पता चल जाएगा कितने गोलों की संख्या है। तो आइए लिखिए, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इनका हो गया। गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब चलिए भाई इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर। अब ये कह रहे कितने गोले मिलाए जाएं, n गोले मिलाए जाएं। मान लीजिए x गोले मिलाए जाएं, गुणे 4/3 पाई, r का मान 0.5 है, इसका होल क्यूब कर दिया जाए, बराबर शंकु का आयतन कितना भाई, 1/3 पाई, r कितना था 5 का वर्ग गुणे 8। भाई ये 3 3 से दोनों तरफ गायब हो गया, पाई पाई से कैंसिल हो गया। अब यहां n गुणे 4, 0.5 का मतलब हो गया गुणे 0.125, 0.5 का क्यूब करेंगे आप लोग तो आ जाएगा 0.125। अब चलिए भाई बराबर 25 गुणे 8, 25 गुणे 8। अब चलिए भाई पानी कितना गिर रहा था, 1/4। कितना पानी गिर रहा है, शंकु के आयतन का कितना पानी गिर जाता है, 1/4। चलिए भाई अब सॉल्व किया जाए तो 4 दूनी 8। अब यहां सॉल्व करेंगे 4 गुणे n बराबर, n गुणे 4 गुणे 125 बटे कितना 1000। तो 25 से काटिए भाई, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 दाम में 40, 10 आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, n बराबर जब करेंगे आप लोग, n बराबर तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा, 100। n बराबर कितना आ जाएगा, 100।
10। अब एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये पता करना कि किस चैप्टर का क्वेश्चन, पहले तो ये पता करिए आप लोग। अब ये क्वेश्चन, 4 ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड तथा 120 सेकेंड में लाल संकेत देती है। यदि सभी ट्रैफिक लाइट्स एक ही समय आरंभ होती है तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत देगी। पहले तो प्रश्न नहीं समझ में आया होगा कि है किस चैप्टर का। अब देखिए भाई, लासा मासापा पढ़ाते समय हमने आप लोगों को सिखाया था एलसीएम या सीएफ में कि जिस प्रश्न में कम से कम संख्या, न्यूनतम संख्या, एक साथ चलना, बजना, दौड़ना, घूमना, टहलना आदि पूछे, इसका मतलब है लासापा। अब इसमें ये कह रहे हैं कि एक साथ रेड लाइट जलती है ट्रैफिक लाइट में, तो एक साथ जलने का मतलब ये लासापा का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है? लासापा का क्वेश्चन है। तो लासापा का अगर क्वेश्चन है तो अब लासापा आप लोग निकालिए। 4 ट्रैफिक लाइट किसका किसका? 30, 45, 60 और 120 सेकेंड का अगर लासापा निकालना है तो अब तक आप लोग छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करते थे, लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं करना। अपने एकेडमिक क्लास में जो शिक्षक बंधु हमारे हैं पढ़ाते समय निकालते हैं वो ठीक है, लेकिन कंपटीशन में आपको टाइम अपनी बचानी है। तो कैसे करेंगे? आप बड़े से बड़े नंबर से भी काट सकते हैं, बट उस सभी संख्याओं को डिवाइड करें, ये ध्यान में रखना। अब चलिए देखते हैं। 5 छक 30, 5 9 45, 12 पंचे 60 और 24 पंचे 120। अब सारी संख्याएं 3 से कटती हुई दिख रही हैं, 3 से काटिए आप लोग। एलसीएम निकालना सबको आ भी रहा होगा। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 अठू 24। फिर इसके बाद 2 से, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर एक बार 2 से और करिए, 1, 3, 1, 2। अब देखिए भाई, गुणनखंड हम तब तक करेंगे जब तक कि एक संख्या से कम 2 संख्या ना कटे। अगर एक संख्या से केवल एक संख्या कट रही है तो उस पर समय बर्बाद ना करिए। अब तक हो सकता है कि आप लोग नियम जानते रहे हों, सबको एक लाया जाए, तो एक लाने की जरूरत नहीं, अपने 4 स्टेप बचा सकते हैं। अब थोड़ा एलसीएम लेते समय भी सतर्कता होनी चाहिए। क्या? जीरो वाले को एक जगह कर लीजिए। जीरो मतलब 5 दूनी 10, इनको अलग कर लीजिए, इनको मल्टीप्लाई के अभी लाइन में ना रखिए। क्या करेंगे अब? 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, जो जो पहाड़ा आ रहा उसे करिए, नहीं तो उस तरीके से करते 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। अब पहाड़ा आना बंद हो जाएगा तो गुणा करना पड़ेगा। और यहां आप लोगों को कोई पहाड़ा नहीं, सीधे सीधे आप लोग जो है गुणा नहीं करना पड़ेगा, पहाड़े से काम चला लेंगे। कैसे? हमने कहा 5 दूनी 10 को अलग कर लीजिए, इसके बाद 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 6 का टेबल तो सबको आता है। 6 के 36 में 10 से गुणा करेंगे 360 सेकेंड। ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं भाई? दिया गया है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए भाई, आज हम पहले दिन अभी शुरू भी किए हैं आप लोगों के लिए पेपर, कंटिन्यू पेपर ऐसे चलेगा। तो अभी आज हम यहीं तक रहने देते हैं कि 10 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। फिर इसके बाद आप लोग उसमें हमारी कमियां बताइए, अच्छाइयां बताइए, और इसके साथ आप लोग कंटिन्यू जुड़िए। और जहां जिस वीडियो की जरूरत हो उसकी आप लोग जब डिमांड करेंगे तो आगे भी बनते जाएगी, और हम पेपर कंटिन्यू सॉल्व कराएंगे, एक प्राइमरी का, एक जूनियर का, फिर इसके बाद सीटेट का सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू इस चैनल पे उद्घोष एकेडमी के बने रहिए। धन्यवाद। अब अगली क्लास में हम लोग इसी से 2014 का 10 क्वेश्चन के बाद मिलेंगे। तो आप लोगों का ये वीडियो हमारा उत्साहवर्धन करेगा कि कितना बढ़िया चल रहा है और आप लोगों की ऊर्जा कैसी चल रही है, तो उसी हिसाब से आप लोगों को काम बनेगा। थैंक यू।